नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और ये है खास मुलाकात। आज हमारे बेहद खास मेहमान हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री डॉक्टर CP जोशी। जोशी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपका बड़ा पुराना मुरीद हूं क्योंकि आप राजनीति में ट्रेडिशनल राजनेता नहीं हैं। किसी भी पैट्रोनेज या परिवार के बगैर प्रोफेसरी के बल पर राजनीति में आए हैं और आज एक ताकतवर भूमिका में आप हैं और एक कठिन काम कर रहे हैं, सड़क बनाने का। सर, पहला सवाल ये है कि सड़क तो बन नहीं रही है। नहीं, सड़क बन रही है। सड़क बनने में उतार चढ़ाव आ रहा है, ये बात सही है जी। और इस उतार चढ़ाव में इसको तेजी आए, इसके लिए आप जरूर बड़ी बड़ी चीजों पर इस वक्त काम कर रहे होंगे। थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताइए सर। सड़क निर्माण का काम बहुत से कारकों पर निर्भर करता, फैक्टर्स पर निर्भर करता है। यदि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ठीक रहता है तो उसके वित्तीय संसाधन ठीक ढंग से मिल जाते हैं। एनवायरनमेंट फॉरेस्ट की क्लियरेंस टाइम पे हो जाए तो कंस्ट्रक्शन ठीक ढंग से काम कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन का काम समय पे कर सके, यूटिलिटी शिफ्ट का काम समय पे करवा सके। ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जो रोड कंस्ट्रक्शन के काम को तीव्र गति से करने के लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं। जहाँ तक सड़क निर्माण का सवाल है, पिछले साल लास्ट ईयर 2011-12 में जो कुछ हमने नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की, उसके अच्छे परिणाम आए। ई टेंडरिंग एक नई प्रक्रिया हमने प्रारंभ की जिसमें ट्रांसपेरेंसी के कारण किसी एक स्टेज में जहां पहले ऑन एवरेज 4 से 5 कंसेशनर पार्टिसिपेट करते थे बिड में, उनकी संख्या बढ़कर एवरेज 15 से 20 हो गई। और पिछली बार हमें लगभग 3000 करोड़ रुपए का प्रीमियम मिला, जो लगभग 25 साल तक ये हमें मिलता एट द रेट ऑफ 5% इंक्रीज। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन देश में प्रिवेल हो गई, उसके कारण कंसेशनर इस बार उस बड़ी संख्या में बिडिंग में भाग नहीं ले पाए। इसलिए मैंने कहा कि जैसे जैसे वित्तीय स्थितियां बदलती है, नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और ये है खास मुलाकात। आज हमारे बेहद खास मेहमान हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री डॉक्टर CP जोशी। जोशी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपका बड़ा पुराना मुरीद हूं क्योंकि आप राजनीति में ट्रेडिशनल राजनेता नहीं हैं। किसी भी पैट्रोनेज या परिवार के बगैर प्रोफेसरी के बल पर राजनीति में आए हैं और आज एक ताकतवर भूमिका में आप हैं और एक कठिन काम कर रहे हैं, सड़क बनाने का। सर, पहला सवाल ये है कि सड़क तो बन नहीं रही है। नहीं, सड़क बन रही है। सड़क बनने में उतार चढ़ाव आ रहा है, ये बात सही है जी। और इस उतार चढ़ाव में इसको तेजी आए, इसके लिए आप जरूर बड़ी बड़ी चीजों पर इस वक्त काम कर रहे होंगे। थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताइए सर। सड़क निर्माण का काम बहुत से कारकों पर निर्भर करता, फैक्टर्स पर निर्भर करता है। यदि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ठीक रहता है तो उसके वित्तीय संसाधन ठीक ढंग से मिल जाते हैं। एनवायरनमेंट फॉरेस्ट की क्लियरेंस टाइम पे हो जाए तो कंस्ट्रक्शन ठीक ढंग से काम कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन का काम समय पे कर सके, यूटिलिटी शिफ्ट का काम समय पे करवा सके। ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जो रोड कंस्ट्रक्शन के काम को तीव्र गति से करने के लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं। जहाँ तक सड़क निर्माण का सवाल है, पिछले साल लास्ट ईयर 2011-12 में जो कुछ हमने नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की, उसके अच्छे परिणाम आए। ई टेंडरिंग एक नई प्रक्रिया हमने प्रारंभ की जिसमें ट्रांसपेरेंसी के कारण किसी एक स्टेज में जहां पहले ऑन एवरेज 4 से 5 कंसेशनर पार्टिसिपेट करते थे बिड में, उनकी संख्या बढ़कर एवरेज 15 से 20 हो गई। और पिछली बार हमें लगभग 3000 करोड़ रुपए का प्रीमियम मिला, जो लगभग 25 साल तक ये हमें मिलता एट द रेट ऑफ 5% इंक्रीज। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन देश में प्रिवेल हो गई, उसके कारण कंसेशनर इस बार उस बड़ी संख्या में बिडिंग में भाग नहीं ले पाए। इसलिए मैंने कहा कि जैसे जैसे वित्तीय स्थितियां बदलती है, वैसे वैसे कंस्ट्रक्शन का काम भी उतार चढ़ाव के अंतर्गत आता है। पर हम आशा करते हैं कि हमने एक नया काम किया है। लंबे समय से जो EPC का कंस्ट्रक्शन का काम था, उसमें एक हमने मेजर चेंज किया है। अब EPC का मतलब इंजीनियर प्रोक्योरमेंट जो कंस्ट्रक्शन है, उसमें टाइम और कॉस्ट ओवररन का जो फैक्टर था, उसको ओवरकम करने के लिए हमने ये नया डॉक्यूमेंट बनाया है और उसको कैबिनेट से पास करवाया है। और उसमें अब रिस्क और टाइम और कॉस्ट
ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन करने वाले व्यक्ति पर होगी, जिससे न टाइम रन होगा न कॉस्ट ओवररन होगा। और इसमें पूरा का पूरा जीबीएस हम अपने मंत्रालय के वित्तीय संसाधनों से देंगे। ये नया जो इंटरवेंशन किया है उसके आधार पर हम आशा करते हैं इस साल पूरा लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन आंशिक लक्ष्य को हम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। लेकिन अगले बार हम अपने जो इस साल का कंपनसेशन है लक्ष्य का, उसको भी पूरा करके हम अगले साल बहुत ज़्यादा संख्या में अवार्ड कर पाएंगे। आपने जो बताया कि टाइम और कॉस्ट ओवर रन और रिस्क जो है वो अब बनाने वाले पर आएगा, उसका कहना हम ले लेंगे रिस्क, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात है कि जब आप हमको कोई प्रोजेक्ट सौंपें तो पूरे क्लियरेंस के साथ सौंपें। और सबसे बड़ी समस्या, आपने भी अभी कई फैक्टर्स का जिक्र किया कि ये सब उसके राइडर्स हैं, क्लियरेंसेस का टाइम पर आना, तो पर्यावरण क्लियरेंस आपके लिए सबसे बड़ी बाधा है। उसके साथ आप उसको कैसे इनेबल करेंगे ताकि ये कॉन्ट्रैक्टर खुश रहे टाइम, कॉस्ट और रिस्क के ओवररन को अपने ऊपर लेने के लिए? लाफाज का एक केस सुप्रीम कोर्ट में था। उस लाफाज जो सीमेंट फैक्ट्री का था, उसके कारण एनवायरमेंट और फॉरेस्ट क्लियरेंस दोनों को साथ कर दिया गया था। अप्रैल 2011 के पहले एनवायरमेंट क्लियरेंस और फॉरेस्ट क्लियरेंस अलग अलग थी। अब हमें कहते हुए प्रसन्नता है कि जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उसने लीनियर प्रोजेक्ट्स को एनवायरमेंट क्लियरेंस के संबंध में जो उनकी गाइडलाइंस थी उसमें छूट दी है। जो कुछ भी तकलीफ इसमें थी उसको हम ओवरकम कर पाएंगे, और मैं आशा करता हूं कि जो कुछ प्रॉब्लम आ गई उसको हम ओवर कर पाएंगे। और ईपीसी का जो प्रोजेक्ट है उसमें हमें ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगी कि हम राइट ऑफ वे अवेलेबल है। बेसिकली हम 2 लेन पेवर रोड को ईपीसी में बनाएंगे। अभी इस देश में लगभग 17,000 किलोमीटर से अधिक रोड सिंगल लेन है, उसको 2 लेन पेवर रोड में बनाने का हमने निर्णय किया है कि इस देश में सारी एनएचए कम से कम 2 लेन पेवर रोड की होनी चाहिए। राइट ऑफ वे मोस्ट ऑफ इन रोड्स पर उपलब्ध है, इसलिए हम समझते हैं कि ईपीसी का जो नया कॉन्सेप्ट देकर हम काम कराएंगे उसमें सब चीज़ें ठीक ढंग से एड्रेस हो पाएगी, न टाइम रन होगा न कॉस्ट ओवर रन होगी। जी, अभी जो एक तरीके से प्रोजेक्ट का बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का बैकलॉग हो गया और काम काफ़ी इकट्ठा हो गया और 2014 तक का आपका कार्यकाल है, तो इसको पुश करने के लिए आपकी अपनी प्रायोरिटी के तौर पर कौन से प्रोजेक्ट हैं, थोड़ा उसके बारे में जानने में हमारी दिलचस्पी होगी, जिसको आपको लगता है कि आप रियली फास्ट ट्रैकिंग कर पाएंगे? नहीं, कैबिनेट में एक चतुर्वेदी कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी थी कि इस देश में हम जो रोड कंस्ट्रक्शन कराएंगे उसको वाटरफॉल मैकेनिज्म में के अंतर्गत कराएंगे। इसका मतलब ये कि सबसे पहले किसी रोड को बीओटी टोल के अंदर हम बिड करेंगे। बीओटी टोल में जब बिड नहीं होगी तब वो बीओटी एन्यूटी में जाएंगे, और बीओटी एन्यूटी में जब नहीं होगा तब हम ईपीसी में जाएंगे। ये मोटे तौर पर एक निर्णय किया गया था रोड कंस्ट्रक्शन के संबंध में। अब हमने ये निर्णय लिया है कि जो ईपीसी का नया हम मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट लाएं, उसमें हम यदि बीओटी टोल के अंतर्गत कोई रोड सबसे पहले बिड करेंगे और बीओटी टोल के अंदर यदि वो रोड अवार्ड नहीं हो पाएगी तब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको ईपीसी के अंदर जाएंगे। मैं समझता हूं कि ईपीसी में जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं उस टारगेट को पूरा कर हम जो थोड़ी बहुत जो कठिनाई आई थी उनको हम ओवरकम कर लेंगे। जी, आप जब अभी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अब आपको लगता है कि कठिनाई ओवरकम कर लेंगे, तो इन नए परिवर्तनों के बाद जो बिडर्स हैं उनका इंटरेस्ट लेवल क्या है? क्योंकि पिछले दिनों वो बहुत उदासीन थे, वो प्रोजेक्ट से बाहर निकलना चाहते थे, वो प्रोजेक्ट को बेचने में अभी भी लगे हुए हैं। उनसे क्या फीडबैक है आपको? नहीं, जब कोई भी नया काम प्रारंभ करते हैं तो उसमें इनिशियली टीथिंग प्रॉब्लम आती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इंफ्रास्ट्रक्चर में जब हम आगे बढ़े तब जो कंसेशनर है उन्होंने ओवर एंथुजियाज्म में इसमें पार्टिसिपेट किया। टोटल प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट थी वो और जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन थी उनसे जो उन्होंने लैंडिंग लिया अमाउंट, उन दोनों के बीच में गैप था। और वही लोग जो रोड कंस्ट्रक्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर में थे वो पावर में भी आ गए, वो पावर के अलावा और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर लिया। तो एम्बिशियस और एग्रेसिव पार्टिसिपेशन करने के बाद उनकी जो लिक्विडिटी थी उसमें प्रॉब्लम आ गई। उनके पास इक्विटी का अमाउंट है वो आज उतना नहीं हो पाया जो आप हम दूसरी जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन पैसा लिया उसको हम पैसा चुका सकें। उनका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था उसमें ये तकलीफ आ गई। उसको एड्रेस करने के लिए एनएचआई के जो हमारे चेयरमैन हैं उन्होंने कंसेशनर से इंटरेक्शन किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि भाई इक्विटी एक इशू है, उस इक्विटी के इशू को यदि हम सोल्व कर रहे हैं तो बड़े पैमाने पर इस काम को हम कर सकेंगे। कुछ जगह पर जहां पर हम उनको समय पर लैंड में नहीं दे पाए 80% का, उन्होंने मोबिलाइजेशन कर लिया। मोबिलाइजेशन करने के बाद काम नहीं कर पा रहे थे, उनके संबंध में भी एनएचआई बोर्ड ने निर्णय लिया है कि हम ऐसे कंसेशनर
जिनकी हमारे मंत्रालय के या NHAI के कारण समय पर उनको लैंड उपलब्ध नहीं हो सकी, उनको एस्केलेशन तक जितनी प्राइस है उनको रीनेगोशिएट करके हमने काम करने के लिए प्रेरित किया। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी मैं आसाम में जाकर नॉर्थ ईस्ट की जितनी स्टेट्स है उनके जितने भी अधिकारी थे उनसे मैंने इंटरेक्ट किया। मेरे साथ NHAI के चेयरमैन और मेरे विभाग के सचिव भी थे, मंत्रालय के सचिव भी थे, और हमने देखा कि इन समस्याओं को एड्रेस करने के बाद वहाँ पर ये काम बड़ी तेज गति से आगे बढ़ा है। और आज आसाम में इस बार हम लगभग 300 किलोमीटर जो रोड स्टक थी वो हम पूरा कर पाएंगे। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में जो काम रुका हुआ था, गेमन कंसेशनर से उनसे इंटरेक्ट किया, उन्होंने इस बात की सहमति व्यक्त की कि अब समस्या समाधान हो गई और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को भी हम जून 2014 तक कंप्लीट कर पाएंगे। अभी जो एक आंकड़ा हमने खबरों में इधर उधर पढ़ा है उस पर आपसे क्लैरिटी आएगी तो बड़ा अच्छा रहेगा। वो ये कि करीबन 2500 किलोमीटर के प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिस पर पर्यावरण मंत्रालय के क्लियरेंस न मिलने के कारण वो रुके हुए हैं, सिर्फ वो मिल जाए तो काम चालू हो जाएगा। ये सही है? नहीं, पर्यावरण मंत्रालय में एनवायरमेंट और फॉरेस्ट क्लियरेंस की जो प्रोसीजर था अप्रैल 2011 के बाद जो डायरेक्शन दिए उसके कारण कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। अब उस मंत्रालय ने इसमें रिलैक्सेशन दे दिया है और हम समझते हैं कि बड़ी तेज गति से जो ये काम रुका हुआ था वो आगे बढ़ पाएगा। और अब उन्होंने मंत्रालय ने लीनियर प्रोजेक्ट के रूप में रोड सेक्टर में जो उनका एनवायरमेंट क्लियरेंस के जो प्रोसीजर है उसमें रिलैक्सेशन दिया है और हम आशा करते हैं कि अब इसमें बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी। एज ऑफ नाउ, क्योंकि एक खबर यह भी थी कि करीबन 7000 किलोमीटर के प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसके कि 40% में अभी भी फाइनेंशियल क्लोजर नहीं हुए हैं, तो इन दिनों में फिर आपकी बातों से लगता है कि फाइनेंशियल क्लोजर बहुत आगे बढ़ गए होंगे, उस पर क्या अपडेट है सर? नहीं, दो जो मेजर हैं GMR और GVK के दो प्रोजेक्ट हैं जिनके संबंध में आज बहुत बड़ी चर्चा है कि वो इसमें बैकआउट कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी दूसरे कंसेशनर हैं जिन्होंने पिछली बार प्रीमियम दिया है उन्होंने भी फाइनेंशियल क्लोजर किया है और हम आशा कर रहे हैं कि उन्होंने जो ग्रेस पीरियड लिया है उसमें वो फाइनेंशियल क्लोजर का अपना है वो पूरा करेंगे काम। जी, आपने अभी कहा कि चर्चा है कि ये लोग बैकआउट कर रहे हैं GMR और GVK, तो उसमें क्या कोई परिवर्तन है कि ऐसा हो सकता है कि वो आप उनको परसुएड कर लें और वो रुक जाएं, या मान लिया जाए कि वो छोड़ रहे हैं इस प्रोजेक्ट्स को? नहीं, उनकी कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है तो NHAI के चेयरमैन के साथ बैठकर चर्चा करें। उन्हें वित्तीय संकट स्थितियों के कारण काम नहीं करना है वो दूसरी प्रॉब्लम है। मंत्रालय और NHAI बोर्ड इस बात के लिए कमिटेड है कि यदि उनकी कंसेशनर की कोई प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है तो उसको एड्रेस किया जाना चाहिए, बिकॉज कंसेशनर हमारे पार्टनर हैं, हम उनके साथ मिलकर रोड कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो एक पार्टनर के रूप में यदि दूसरे पार्टनर की कोई प्रॉब्लम आ रही तो उसको एड्रेस किया जाना चाहिए, ये हमारी एक अप्रोच है। एक सवाल ये है सर जो बड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा प्रयोग या उसकी आजमाइश आपके मंत्रालय के जरिए ही देखी जा रही है कि PPP इस देश की तरक्की का जो पूरा फ्रेमवर्क था उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता था, ऐसा अजम्पशन किया गया। लेकिन नेट सारे सेक्टर्स में, आपका सेक्टर मिला करके देखा ये जा रहा है कि PPP पर या तो हमारा भरोसा नहीं हुआ या करेक्ट तरीके से हमने उसको डिजाइन नहीं किया। मान लिया कि जो इन्वेस्टर आ रहा है बस वो सिर्फ अपने मुनाफेखोरी के लिए आ रहा है और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। PPP के फेल्योर के लिए मैं प्राइवेट सेक्टर को दोषी मानूं या सरकार की दूरंदेशी की कमी को दोषी मानूं? नहीं, अब आप बहुत सिंप्लीफिकेशन आंसर ढूंढ रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फेल नहीं हुआ है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत ही हम इतने बड़े पैमाने पर आज रोड में हम काम कर सके हैं। इस देश में 70,000 आज लगभग आज की डेट में 80,000 किलोमीटर सड़क हमारी NHAI हमने डिक्लेयर की है। 70,000 किलोमीटर जब NHAI ऑलरेडी डिक्लेयर थी उस समय हमने NHDP का प्रोग्राम एनविसेज किया था और NHDP के प्रोग्राम में जो हमने प्रोजेक्शन किए थे उसमें उस तरह का रेस्पॉन्स आ रहा था। एक्सेप्ट जब भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई देश में या विदेश में उसका जरूर असर पड़ा है। बाकी बाई एंड लार्ज इस देश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत बड़े पैमाने पर अच्छा काम हुआ है। आज जो GQ की रोड बनी है वो इसके अंतर्गत बनी है, 4 लेन to 6 लेन की रोड बना रहे हैं वो इसके अंतर्गत बना रहे हैं। और बड़े पैमाने पर इस देश में हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत ही किया है, जिसने कंसेशनर ने अच्छी भूमिका निभाई है, जिसने वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने वाले लैंडिंग इंस्टीट्यूशन ने अच्छी भूमिका निभाई है। लेकिन
जैसे जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है उसका रिफ्लेक्शन इसमें होता है। हमने जब पीपी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तब हमने एनविसेज किया था इस देश में 9% की जीडीपी होगी। हम आशा कर रहे थे कि आने वाले समय में हमारी जीडीपी 10% से ज़्यादा होगी। सारा इकोनॉमिक सीनेरियो बदला है। आज जीडीपी की स्थिति 5% के आसपास यदि आती है तो निश्चित तौर पर उसका असर कंसेशनर पर भी पड़ेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर भी पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि ये इन्फ्लुएंस ड्रा करना कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सफल नहीं हुआ, ये सही नहीं है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हमने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया है और आने वाले समय में जैसे कोई सिस्टम इवॉल्व होता है उसका फीडबैक लेकर यदि उसमें इंप्रूवमेंट करना है तो वो भी करेंगे और हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से इस देश में तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। मैं राजनीति की बात करना चाहूँगा। कांग्रेस पार्टी पर कोशिश करता हूं कि जरा नज़दीक की नज़र रखूं और देखूं कि क्या हो रहा है। अभी बहुत सारी नई बातें सामने आई है। जयपुर में बड़ा चिंतन शिविर हुआ है, बातें अच्छी कही गई हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहे हैं जो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता नेता का जो स्वर या हाव भाव है उससे लग रहा है कि सारी चीज़ें सुगठित ढंग से इकट्ठा नहीं हो रही हैं कि 2014 के चुनाव में जीतने की तैयारी हो। नहीं, 2014 का लक्ष्य लेकर कांग्रेस पार्टी अपने सिद्धांतों से कंप्रोमाइज नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी इस देश की सेवा करने के लिए अपने सिद्धांतों के आधार पर देश की नीति बनाकर निर्माण करने का काम करती है। आप और हम सब जानते हैं कि पिछले लंबे समय से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का जो प्रयास है वो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने किया है और आज उन्हीं के बदौलत पहली बार आज़ादी के 60 साल बाद किसी राजनीतिक पार्टी ने डेमोक्रेटाइजेशन का काम किया है। ये राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के चुनाव इस पूरे देश में डेमोक्रेटाइजेशन तरीके से किए हैं। आज चुना हुआ प्रतिनिधि यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई का अपने क्षेत्र का, विधानसभा का, लोकसभा का और प्रदेश का नेतृत्व करने की स्थिति में आया है। ये जो एक क्वालिटेटिव उन्होंने परिवर्तन किया है, जो दीर्घकालीन इसके लाभ इस देश को मिलेंगे। साधारण घर से काम करने वाले, राजनीति में जनता से जुड़कर समस्याओं का निदान करने वाले नौजवान पढ़े लिखे जो देश की समस्याओं को समझ रहे हैं वो चुने हुई पद्धति से आगे आते हैं। पार्टी मजबूत होती है, सिद्धांत के आधार पर पार्टी आगे बढ़ने का काम होती है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यदि पार्टी मजबूत नहीं होगी तो हम इस देश का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के माध्यम से निर्माण नहीं कर पाएंगे। मैं समझता हूं कि ये एक इतना बड़ा दीर्घकालीन निर्णय राहुल गांधी जी ने लिया है जिसके परिणाम आने वाले समय में हम सबको नजर आएंगे। जी, अगर मैं ये आर्ग्यू करूं सर आपसे, और उसमें आपका व्यू जानना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि राहुल गांधी पर आप लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं और आप लोगों को लगता है कि उनके पास एक दीर्घकालीन सोच है। मैं अगर ये कहूं कि सामने कंट्रास्ट दिख रहा है, हमको ये लगता है कि राहुल गांधी की वक्त का जो नब्ज है, वक्त की जो नब्ज है उस पर पकड़ नहीं है, और सामने एक कंट्रास्ट ये है कि जो बुजुर्ग नरेंद्र मोदी है वो आज के ज़माने से, आज के आदमी से ज़्यादा रिजोनेट कर रहा है, उस नब्ज पे ज़्यादा अच्छे से बात कर पा रहा है, अपने को कम्युनिकेट कर पा रहा है। आप क्या कहेंगे? मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस देश में नहीं था तब प्रिंट मीडिया ने इस देश में एक स्थिति बनाई थी कि हेगड़े जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वो देश के सफलतम प्रधानमंत्री होंगे। क्या हमें याद है कि हेगड़े देश के प्रधानमंत्री बने? उसी प्रदेश से देवगौड़ा जी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रिंट मीडिया के प्रोजेक्शन के आधार पर इस देश के हेगड़े प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। क्या हम भूल गए इस देश में कि चंद्रबाबू नायडू को ये प्रोजेक्ट किया गया है कि वो सीईओ की तरह काम कर रहे हैं, वो देश के सफलतम प्रधानमंत्री बनेंगे? आज आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी की क्या स्थिति, क्या हमें जानकारी नहीं है? हम बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी देश में सफलतम प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन कितने लोगों को मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी के जो चुनाव परिणाम है उसको ठीक ढंग से किसी ने एनालिसिस नहीं किया है। 50 जो अर्बन सीटें हैं जिसमें सूरत, बड़ौदा और अहमदाबाद, उसमें पिछले बार भी बीजेपी और कांग्रेस में जितनी सीटें थी उतनी की उतनी सीटें आज भी है। 10 साल के शासन करने के बाद भी रूरल इलाके में नरेंद्र मोदी जी का जो परिणाम है वो जनता के सामने। उनके पार्टी के अध्यक्ष हार गए, उनके जयनारायण जी व्यास जो उनके बहुत बड़े समर्थक और मंत्री थे वो चुनाव हार गए। 2 चुनाव में कांग्रेस 12 से ज्यादा संसद की सीट जिता कर ला रही है। उसके बाद भी मीडिया प्रोजेक्ट करना चाहता है। ये मीडिया का प्रोजेक्शन हो सकता है, देश का प्रोजेक्शन नहीं है। देश का प्रोजेक्शन इस देश में पान इंडिया की लीडरशिप को चाहता है और पान इंडिया की लीडरशिप को दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी दे सकती है और कांग्रेस का नेतृत्व ही दे सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि आने वाले समय में आपको सब चीजें सामने आएगी
और इस देश का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का जो नया नेतृत्व उभर कर आ रहा है वो करेगा और देश के निर्माण को आगे बढ़ाएगा। जी, आखिरी सवाल सर आपके और मेरे गृह राज्य के बारे में, राजस्थान के बारे में, और ये कि वहां तो ऑल्टरनेट होता है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। तो 2014 के चुनाव के पहले वहां चूंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो क्या मैं ये गुस्ताखी कर सकता हूं कि भविष्यवाणी करूं कि वहां कांग्रेस हारेगी? मैं आपकी इस से भी सहमत नहीं हूं। क्या ये सही नहीं है कि 1980 में भी कांग्रेस जीती थी और 1985 में भी कांग्रेस जीती थी? इसलिए ये इन्फ्लुएंस निकालना कि एक बार कांग्रेस जीती और एक बीजेपी जीती, ये सही नहीं है। जी, वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट करते हैं, इधर मोदी को प्रोजेक्ट करते हैं, उधर राहुल गांधी कहते हैं कि मैं सत्ता की लड़ाई में नहीं हूं, प्रधानमंत्री बनने का क्लियर संकेत नहीं आता। इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है। इस देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्टी अपने विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़कर देश का नेतृत्व करती है। इस देश में प्रेसिडेंट इलेक्शन नहीं है। बीजेपी अपनी पार्टी के नेतृत्व की लड़ाई नरेंद्र मोदी के आगे करके लड़ना चाहती है, जिससे उसकी पार्टी की जो संगठनात्मक कमजोरी है उसको पूरा कर सके। लेकिन यदि पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अपने विचारधारा के आधार पर जनता का बहुमत लेगी, वही लोकतंत्र में शासन करता है इस देश में। इसलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के आधार पर हमारे सामने न नरेंद्र मोदी चुनौती है, न वसुंधरा राजे चुनौती है। हमारे पास विचारधारा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की चुनौती है और उसका हम विचारधारा के आधार पर मुकाबला करेंगे। जी, तो चलते चलते सर बिल्कुल आखिरी सवाल कि अगर आपके सामने दो ऑप्शन हो कि केंद्र में काम करना है या राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना है, आपको ज्यादा एक्साइटिंग असाइनमेंट कौन सा लगेगा सर? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व मुझे जिम्मेदारी देगा, वो जिम्मेदारी का मैं निर्वहन करूंगा। बिल्कुल। जोशी जी, इस बातचीत के लिए, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं। नमस्कार। धन्यवाद।